हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द 90 डेज रोड मैप। आपके पास बचे हैं अराउंड 90 डेज फॉर योर बिफोर हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है दिसंबर के महीने में। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि 90 डेज में कैसे मैनेज होगा, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे करें, तो आज थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करूंगी थ्रू सर्टन एग्जाम्पल। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड स्ट्रैटेजी थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगर हम रोड मैप की बात करते हैं, 90 डेज की बात करते हैं, क्या 90 डेज इनफ है टू रियली क्रैक यूजीसी नेट? अगर आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हैं तो शायद मुश्किल है, बट नेट ज़रूर 90 डेज में आप निकाल सकते हैं अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें, सही तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें, सही चीज़ों पे फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे अभी जब हमारा टाइम इतना कम है एंड 90 दिन का एक तरीके से क्लॉक लग गया है सर के ऊपर, तलवार हमारे सर पे लटक रही है। सो किस तरीके से हम इस चीज़ को डील करेंगे? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो भी नए बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑल दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लिटरेचर जो है उसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट। वो ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट्स की सिलेबस क्या होती है कि हाँ हमारा यूनिट वाइज है, हम लोग कर लेंगे, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, यूनिट 4 है, बट लिटरेचर हमारे लिए इट्स टू वास्ट, राइट? एंड इसीलिए हमें स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन पे फोकस देना पड़ेगा कि किन चीज़ों को हम कर सकते हैं 90 डेज में। एक रियलिस्टिक प्लान करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि हम ख्याली पुलाव बना के रख रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैनिक स्ट्रिकन स्टेट में काम कर रहे हैं। ये बहुत बच्चे फेस करते हैं, है ना? तो स्ट्रैटेजी किस तरीके से करना है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। एक स्ट्रक्चर्ड डेली प्लान थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की तरह आपको दूंगी। वो ऑब्वियसली निर्भर करेगा कि आप लोग जो हैं, अगर आप वर्किंग है, अगर आप कहीं पे पीएचडी कर रहे हैं, आपके पास समय कितना है। तो अगर 90 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट आपको दिन में 8 घंटे, 7-8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। दिस इज द मिनिमम। आइडियल की अगर मैं बात करूं तो 10 आवर्स इज द आइडियल। अगर आप इतना समय नहीं दे पाएंगे और नहीं निकालेंगे तो फिर आप इस वीडियो को आगे ना ही देखें, ठीक है? सो इतना टाइम तो खुद के लिए, प्रिपरेशन के लिए निकालना पड़ता है। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू क्वालिफाई नेट इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट? सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन एंड एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं, हमें चीज़ों को रेक्टाफाई भी करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, प्लस रेक्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, चीज़ें हमें याद भी रखनी है एंड हमें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन भी चाहिए। बट वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट, बिकॉज इफ यू ओनली वर्क हार्ड वो काम नहीं करेगा, ठीक है? वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू वर्क स्मार्ट टुगेदर, ऑलराइट? तो थोड़ा सा पहले ऑब्वियसली आपको, जब आप कोई भी चीज़ करने जाते हो, किसी भी मैदान में उतरते हो, तो मैदान में कौन से खिलाड़ी हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या नहीं है। तो जैसे वॉर की स्ट्रैटेजीज होती है ना? वॉर में कोई ब्लाइंडली नहीं उतरते हैं, कोई भी नहीं उतरते हैं, राइट? सो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी वॉर स्ट्रैटेजी को लेके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एनीवे, तो आपको अपनी किस चीज़ में आप क्या जा रहे हो, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन सी फैक्टर्स आपके हाथ में हैं, कौन से टॉपिक्स आप ज़्यादा फेमिलियर हो, कौन से टॉपिक्स आपके लिए ईजी हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें सारी आपको डिसाइड करनी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है एंड अकॉर्डिंगली हमें अपना फोकस मेंटेन करके रखना है। सो पेपर 1 सबको पता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क का है एंड ये कुछ इसमें हमारे टॉपिक्स हैं। वी हैव गुलशन मैम, वी हैव निशांत सर, आप उनको फॉलो करिए इस चीज़ के लिए। देन वी हैव पेपर 2, वी हैव 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। बट अगर मैं मार्क फेचिंग की बात करूं, सो पेपर 1 इज मार्क फेचिंग। इसी के ऊपर हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं, बट इस पे फोकस करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 पे अगर आप फोकस करते हैं और अगर यहाँ पे आपका टारगेट है कि आप 40+ क्वेश्चंस पेपर 1 से निकालें एंड पेपर 2 में अगर आपका टारगेट
टारगेट है 60+ क्वेश्चंस, इसमें 10-15 क्वेश्चंस के पास आपका मार्जिन भी रहेगा ऊपर नीचे, फिर आपका नेट निकल जाएगा। JRF के लिए थोड़ा सा हाई है, यहाँ पे यू हैव टू गेट इट टू अराउंड 40+ 45, यहाँ पे 70+ अगर आपका होता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, डिफिकल्टी लेवल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, बट हमें ये एक बेसिक टारगेट अभी दिमाग में लेके चलना है कि मुझे यहाँ पे 40 से ज़्यादा निकालनी है, यहाँ पे मुझे 60 से ज़्यादा निकालनी है क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट। तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो करना ही है, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल, बट हम सिर्फ लक के बेसिस पे या तुक्काबाजी के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। वो प्रोबेबिलिटी वाली बात हो जाती है और उसका खेल अलग है, ठीक है, बट जो हमारे हाथ में है वो हमें कंट्रोल करना है। एंड पेपर 2 में वी नो दैट देयर आर 10 यूनिट्स, बट जो पहले 4 यूनिट है आपके बहुत वेग हैं, राइट, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। उसमें हम चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पे जाते हैं, जैसे ब्रिटिश हो गया हमारा, हमारा अमेरिकन लिटरेचर हो गया, इंडियन हो गया, वर्ल्ड हो गया, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट 4 यूनिट्स के अंदर ही आती है। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स वो आपके हाथ में है ना। तो ये कुछ हमारा ओवरव्यू है सिलेबस का। तो मैं एक तरीके से आपको 3 फेजेस ऑफ प्रिपरेशन बताना चाहूँगी। तो जो 45 दिन है हमारे पहले, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप मास्टर्स लेके लेवल के स्टूडेंट हो, आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए, या आप मास्टर्स फर्स्ट ईयर में भी हो, तो अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर के साथ वास्ता अच्छा खासा रहा है, तो आप आराम से आप फाउंडेशन और कवरेज को कर सकते हैं 45 दिन में, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके। सारे 10 यूनिट्स हमें पढ़ना है, हमें कोर कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ना है, हमें अननोन एरिया में ज़्यादा नहीं जाना है। डू नॉट फोकस ऑन अननोन एरियाज, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे अननोन ऑथर्स, लेसर नोन ऑथर्स पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस टाइम पीरियड में, 90 दिन में, अगर हमारे पास 6 महीने हैं, अननोन ऑथर्स कवर करो डेफिनेटली। 90 दिन में अननोन ऑथर्स के एरिया में हमें जाना ही नहीं है, अननोन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो लोन एरियाज हैं, राइट। एंड वी हैव टू फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स, ऑथर्स, टेक्स्ट, क्रोनोलॉजी, राइट। साथ ही साथ पेपर 1 का प्रिपरेशन जारी रखना है, दोनों में डिवाइड करना है टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली पेपर 2 में ज़्यादा टाइम देने कभी कभी लगता है, मान लीजिए इसको आप पेपर 1 को आप 3 घंटे दे रहे हो, पेपर 2 को आप 5 घंटे दे रहे हो, वो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, बट हाँ, ये डिविजन बहुत ज़रूरी है। देन फेज 2 में आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिविजन पे आप फोकस करोगे एंड MCQs लगाना शुरू करना है। 45 दिन आप MCQs लगाओ ना लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो ना करो, उसको आप सिर्फ पढ़ने में लगाओ कि बेसिक्स पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर कर लिया, ठीक है, थियोरी पढ़ लिया, मैं अभी आपको किताबें भी बताऊंगी, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है कि भाई एक एक चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। अभी आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना के जल्दी जल्दी करना है। जैसे क्रैश कोर्स में मैंने कराया है अपना, क्रैश कोर्स में भी वी फोकस ओनली ऑन द कोर एरियाज, वी डू नॉट गो डीप, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव इन द सेंस दैट आपको प्रैक्टिस करना है, चैलेंजिंग यूनिट्स जो आपको लगते हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट है। सो जैसे काफ़ी सारे बच्चों को थियोरी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एग्जाम्पल जैसे थियोरी है, काफ़ी सारे बच्चों को रिसर्च में भी प्रॉब्लम होती है, मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ। तो जो जो एरियाज आपको दिक्कत है वहाँ पे ज़्यादा रिवाइज करने में टाइम लगाओ। एंड अब आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज MCQ लगाना शुरू करो। 100 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, 500, 700, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट MCQ लगाना शुरू करो, ठीक है। एंड अब आप थ्योरी और एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर भी फोकस करो। यहाँ पे सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हम ऑथर्स पढ़ रहे थे, फर्स्ट 4 यूनिट्स पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस था, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट 4 यूनिट्स पे आप फोकस करो। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे यूनिट्स 7, 8 एंड 9, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन चीज़ पे आप फोकस करना शुरू करो। देन आप लास्ट में क्या करोगे कि धीरे धीरे सारे यूनिट्स, क्योंकि दूसरे जो यूनिट्स है ना वो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो, दो ऑल द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स यू कैन फोकस इन दीज डेज, रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, क्योंकि जो दूसरे यूनिट्स है जैसे लैंग्वेज हो गया, उसका सिलेबस सीमित है। पहले 4 के जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, राइट। सो लिंग्विस्टिक्स वगैरह हो गया, आपका इंग्लिश इन इंडिया वाला जो यूनिट है वो छोटा सा यूनिट है, उसको करने में दिक्कत नहीं होगा। कल्चरल स्टडीज़ भी आप आराम से कर लोगे,
ठीक है। थियरी और क्रिटिसिज्म पे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। एंड फाइनली आ गया रिसर्च। ये सारे यूनिट्स आप हिस्ट्री वगैरह क्लियर करके, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिया, उसके बाद आप इन पे फोकस करो। फाइनली अगेन रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा। जो आपने मेंटेन कर लिया, क्रोनोलॉजी वगैरह करा लिया, सब कुछ कर लिया, रिविजन करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो अंडर टाइम्ड कंडीशन कि कितने टाइम में मैं चीज़ें सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड PYQ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस शुड बी द स्टेप 1। मैंने यहाँ पे इसको फेज 1 में ही होना चाहिए। PYQ आप पहले ही टाइम से देख लो। PYQ जब आप देखते हो ना, PYQ आपके सामने होता है, दैट इज द एविडेंस दैट यू हैव कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जून 25 देखोगे, बट थोड़ा सा ना पढ़ने के बाद PYQ होता है। फेज 2 में मे बी यू कैन लुक फॉर PYQs। फिर PYQ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या क्या चेंजिंग पैटर्न्स हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, इनके बारे में आप बात कर सकते हो, आप खुद ही पहचान सकते हो। ठीक है, आप खुद ही पहचान लोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन कब आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, कैसे आ रहा है। ठीक है, नाउ योर टूल किट फॉर सक्सेस, इफ यू वांट कि आप एक जो नेट का किताब है ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे अरिहंत हो गया या कोई और किताब आप लेना चाहते हो, उसमें सब कुछ होता है, वो आप ले सकते हो। क्योंकि 90 डेज में आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वो लेना है मार्केट अवेलेबल बुक, वो आप ले सकते हो। बट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है, MH इब्राहम्स है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, एडवर्ड एल्बर्ट ले सकते हो या विलियम जे लॉन्ग ले सकते हो, जो आप प्रेफर करो। एक और है अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, आई थिंक वो रॉबर्ट यंग का है शायद, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, सो दैट ऑल्सो यू कैन टेक। काफ़ी सारे हिस्ट्रीज अवेलेबल है। ये सबसे सही लगता है मुझे, इसमें कैटेगराइजेशन बहुत सही है। ठीक है, इसमें ना सब टाइटल्स, जिसको आप सब टाइटल्स कह रहे हो, सब कैटेगरीज जिसको बोलते हो, हाँ सब टाइटल्स भी बोल सकते एक तरीके से, वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव थियोरी के लिए, अगर आप जीरो हो थियोरी में, एकदम जीरो हो, तो यही बुक लेना, इसी को पढ़ लेना बस। अगर थोड़ा आपको आइडिया है तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड इसमें भी क्रिटिसिज्म के लिए दिस इज गुड। इसमें थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो चाहो तो ये लो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म जैसे ऑनलाइन भी, गूगल से भी PDFs वगैरह आप निकाल सकते हो। इग्नू का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इग्नू का स्टडी मटेरियल जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप थ्योरीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। देन यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली किसी एक चैनल पे या 2 चैनल पे पढ़ना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट मत होना। मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट जनरली बोल रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन लिटरेरी डेटाबेसेस है, जैसे यू हैव literariness.org, तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का इंपॉर्टेंस मैं इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकती। एंड प्लीज सेल्फ मेड नोट्स, टाइप कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लिखना जारी रखो। हैंड रिटन नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, समझे? हैंड रिटन नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसको बरकरार रखना है हमें। ऑलराइट, हैंड रिटन नोट्स। नाउ बियॉन्ड द प्लान, सो कुछ कुछ और चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देनी है, एग्जाम के चक्कर में खुद को सैक्रिफाइस नहीं करनी है। ठीक है, कुछ कुछ और चीज़ें जिस पे मैं बताऊंगी, थोड़े से टिप्स दे रही हूँ मैं। कंसिस्टेंसी इज की। अगर एक दिन भी आपसे मिस होता है, आप ब्रेक लो, ब्रेक लेने से कोई नहीं मना कर रहा, बट अगर आप 2 घंटा ब्रेक ले रहे हो तो मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे ब्रेक ले रहे हो। सिर्फ 2 घंटा ब्रेक ले रहे हो, दैट इज नॉट राइट। मेक योर ओन नोट्स, एज आई सेड। क्रोनोलॉजी के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करिए, चार्ट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड्स यूज करिए। ठीक है, एंड लुक एट इट एवरी डे। जब देखोगे खुद तुम्हारा दिमाग उसको अब्जॉर्ब करेगा। जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, ऑप्शंस होंगे, यू विल बी एबल टू डू इट। रिवाइज रेगुलरली, स्पेस्ड रेपिटेशन, जो कर रहे हो उतने में सीमित रखना। अभी एज आई सेड, अननोन एरिया में बहुत ज्यादा वेंचर करने की जरूरत नहीं है। ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, नहीं। यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स 90 डेज में। ठीक है, तो स्मार्ट खुद को इतना ऐसे नैरो करो। और हाँ, मुझे जो पता है मुझे पता है, जो नहीं पता मुझे नहीं पता है। मैं सब कुछ वैसे भी नहीं कर सकती हूँ, ये लिटरेचर है, खेल नहीं है, मजाक नहीं है। प्रैक्टिस MCQs डेली। Analyze previous year question paper. Don't neglect paper 1. Okay, please do not neglect paper 1. Scoring होता है बहुत। Stay updated. आर्टिकल्स वगैरह दिख गए, पढ़ लिया, बट टारगेटेडली अननोन एरिया में वेंचर मत करना। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लिया,
हेल्दी लाइफस्टाइल, कृपया करके सोना, खाना पीना ध्यान रखें, खुद की सेहत का ध्यान रखें। सेहत नहीं रहेगा तो एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं है। साल में 2 बार होता है, एक बार मिस होगा दोबारा दे देना, ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं होता है कई बार, बट खुद को मोटिवेट रखो, सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह देखो, गाने सुनो, घूमने जा, बीच बीच में फ्रेंड्स के साथ मिल लिया, कुछ कर लिया, खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। स्ट्रेस मैनेज करो, मेडिटेट करो, हॉबीज़ वगैरह है, मैंडला आर्ट वगैरह करते हो, कुछ भी करो, इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालो। एंड अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, कृपया करके मुझे अप्रोच करें या अपने दोस्तों को अप्रोच करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस थिंग आज के डेट पे, उसको लाइटली लेना नहीं है। लग रहा है बहुत ज़्यादा डाउन लगता है, बात करो, ठीक है। सो वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक दिन में नहीं होता है सक्सेस, एंड दिस इज एरिस्टोटल हु सेज दिस, ठीक है, ये एरिस्टोटल का कोट है। Then we have the secret of success is constancy of purpose, right? Constantly देखो, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, जॉब नहीं है, ये नहीं है, ऐसे वीडियोस बहुत फ्लोट होती हैं, ठीक है, कि जॉब नहीं है सेक्टर में, ये नहीं है, वो नहीं है। बट देखो, अगर तुमने एकेडमिक्स चुना है, अगर तुमने लिटरेचर सब्जेक्ट को अपने पैशन की वजह से चुना है, तो नेट की वजह से बहुत सारे द्वार खुलेंगे। टीडियस प्रोसेस है, लंबा जर्नी है, दिस इज स्टेप 1। क्लियरिंग नेट इज स्टेप 1, इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एंड आपकी नौकरी के लिए भी। एकेडमिक्स में अगर तुम हो तो यू हैव टू बी रेडी कि तुम्हें अपने 30s में जाके शायद स्टेबल जॉब मिलेगा। जॉबलेसनेस है, कोई मना नहीं कर रहा, बट उन वीडियोस से लेके डीमोटिवेट नहीं होना है, जारी रखनी है अपनी कॉन्स्टेंसी। कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क है, कंटेंट राइटिंग है, लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज आर अवेलेबल। नेट क्लियर करना इज अ स्टेप 1 एंड बेबी स्टेप इसको नहीं कहूंगी, इट्स अ ह्यूज स्टेप, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। एक बार नेट क्लियर कर लिया, जिंदगी भर के लिए यू आर सेट, ठीक है। तो ज़रूरी है, मुझे खुद जॉब एक स्टेबल मिलने में मेरे को 29 साल में जाके स्टेबल नौकरी मिली है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं चलेगी इसमें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।